स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, भाषा बोध, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइम में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। पहला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? तो उपभाषाओं में बांटा हुआ कितने भागों में? 5 भागों में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आया हुआ था, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा पड़ती है किसके अंतर्गत? तो ये पड़ता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बघेली और अवधी भी शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, मानकीकरण के 3 सोपान कौन से है? तो मानकीकरण के कितने सोपान है? तो 3 सोपान है। कौन कौन सा? तो देखिएगा, सबसे पहले बोली, बोली से भाषा बनेगा, भाषा से फिर मानक भाषा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम होता है कौरवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी किस भाषा की परिवार है? परिवार की भाषा है ना, तो हिंदी किस परिवार की भाषा? तो ये होता है भारोपीय होता है ना, भले ही विलोपित कर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला देखिएगा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को क्या कहा जाता है? तो उनकी समष्टि को कहा जाता है भाषा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के उद्भव है ना, उद्भव का सही क्रम कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या बनता है? अवहट। तो ये क्रम होता है हिंदी के उद्भव का, इसके बताया जाता है हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? अभी देखे थे, कौन सा? भारोपी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? अभी रिपीटेड हो गया, ये है ना, कौरवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा किसे कहा जाता है? तो हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोली है, हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोली है उसी बोली को क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। देखिएगा कि वर्ण है क्या? तो वर्ण का दूसरा नाम ही क्या कहलाता है? अक्षर भी कहा जाता है वर्ण को। अगला देखिएगा, अक्षर शब्द का अर्थ अनास्वर होता है, ये इसकी विशेषता होता है। अगला वर्ण की विशेषता क्या होता है? वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। अगला है किसी शब्द का वह खंड जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, वो भी वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न मिल जाएगा आपको, प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं, प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। अगला विशेषता देखिएगा, हिंदी भाषा का वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है, ये भी इसकी विशेषता है। अगला विशेषता, हिंदी की लिपि का नाम ही क्या है? देवनागरी लिपि है। तो हिंदी कौन सी लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है ना। और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? विलोपित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना हुआ है? तो इस संस्कृत की भाव धातु से भाषा शब्द बना हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और इसका अर्थ क्या होता है? तो भाष का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यंजना से किस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? तो आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता, तो ये चीनी को
नहीं माना जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो आर्य भाषा समूह का कौन कौन सा है? संस्कृत, फारसी और लैटिन, ये आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आता है। अगला देखिएगा और कौन कौन सा है, तो यहाँ से एक बार और देख लीजिएगा, डिस्कशन में है ना कि आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सा संस्कृत, लैटिन, फारसी, हिंदी, ये आदि भाषा आता है, लेकिन चीनी भाषा नहीं आता। मूल शब्द किसे कहते हैं? तो मूल शब्द किसे कहा जाता है? तो जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, मतलब सार्थक खंड नहीं हो सकते, यदि खंड में तोड़ा जाए तो क्या होगा, यानी इसमें बोला यह जा रहा है कि जिसको हम और सार्थक खंडों में तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है, जिसे तोड़ना संभव ना हो सार्थक शब्दों में। अगला देखिएगा, सार्थक शब्द तभी कहेंगे, कब कहेंगे? तो जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकले, तब वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। अगर नहीं होगा तो निरर्थक हो जाएगा, फिर है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, अर्थात सही नहीं है? तो ये देखिएगा, भाषा प्रतीकों का ढांचा होता है, ये भी सही है। अगला देखिएगा, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, ये भी सही है। भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं, ये भी सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा कि भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, है ना, क्योंकि इंग्लैंड में रहेगा तो अंग्रेजी बोलेगा, है ना, जरूरी नहीं है कि उसके माँ बाप हिंदी बोल रहे हैं तो बच्चा भी हिंदी ही बोले। अगर मान के चलिए उनके माँ बाप क्या है, भारत में है और बच्चा इंग्लैंड में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदी बोलेगा जाके, है ना। अगला देखिएगा, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा की प्रकृति कैसा है? तो भाषा की प्रकृति होता है बहता नीर की तरह, तो भाषा एक क्या है? बहता नीर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा में समास का प्रयोजन है, तो समास का प्रयोजन है तो कैसा प्रयोजन है? तो कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो किसे लिखी जाती है? अभी पढ़े थे, है ना, हिंदी को लिखी जाती है, क्योंकि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां भी देखिएगा कि और देवनागरी लिपि में और किस हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, पाली, मराठी और सिंधी, इसको भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी और सिंधी को भी। अगला प्रश्न है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ है, यह कथन क्या है? सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है जो टेट में आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? तो किस भाषा को प्रदान की गई शास्त्रीय भाषा का? तो तमिल भाषा को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए, तो सही कथन कौन सा है? तो यहाँ देखिएगा, स्वर, ध्वनियों और व्यंजनों के उच्चारण में क्या करती है? सहायता करती है, मतलब स्वर ध्वनि क्या करता है? व्यंजन के उच्चारण में सहयोग करती है, ये क्या कहलाता है? ये सहयोग करेगा तब की कंडीशन में कहलाएगा क्या? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में करा सकूं, ताकि परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।